द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों, और मैं सागर पांडे। आज हम पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे गंगा नदी अपवाह तंत्र के विषय में, और आज हम गंगा नदी के विषय में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा छात्रों, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के बच्चों कहाँ से? गोमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है, और जब इसका उद्गम होता है तो इसे शुरू में प्रारंभिक भाग में भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। जब यह नदी भागीरथी आगे आती है और देवप्रयाग पहुंचती है तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग में जब यह नदी दोनों संगम के साथ आगे बढ़ती है, मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है जलधारा, तो इसे गंगा के नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहली बात प्रश्न यह आता छात्रों, बहुत ज्यादा प्रश्न कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, तो हम आंसर देंगे कहाँ से बच्चों? देवप्रयाग से। कहाँ से बच्चों? देवप्रयाग से। किंतु किन किन नदियों के मिलने से होता है? अलकनंदा नदी बच्चों और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। और कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग शहर गंगा नदी किनारे बसा है। आगे नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे गंगा के तो ऋषिकेश शहर, तो ऋषिकेश भी किसके नीचे बच्चों? गंगा के। हरिद्वार किसके? गंगा के। और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि गंगा नदी पर्वतों और पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में कहां से प्रवेश करती है, कहां के बाद? तो आपका सीधा आंसर होगा बच्चों कहां से? हरिद्वार के बाद। और हरिद्वार के बाद जब मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सीमा में एक जिला है बिजनौर जिला, और बिजनौर जिले में ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद नरौरा आता है बच्चों, नरौरा के बाद फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद होते हुए कन्नौज पहुंचेगी गंगा, और कन्नौज के बाद कानपुर। प्रश्न फिर यहीं से बनता है कि अगर गंगा में प्रदूषण शुरू हुआ तो कहां से बच्चों? मुख्यतः कानपुर से। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि चमड़ा औद्योगिक क्षेत्र कानपुर फेमस है, और यहां से सब ज्यादातर प्रदूषित पदार्थ गंगा में जाता है। और प्रश्न, गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा बसा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा बसा नगर कौन सा होगा बच्चों? कानपुर। ये भी प्रश्न आ चुका है। तो गंगा किनारे सबसे बड़ा बसा नगर कौन सा? कानपुर। और गंगा प्रदूषित होना शुरू कहां से होती है? मुख्यतः कानपुर से बच्चों। कानपुर के बाद कौन सा शहर? फतेहपुर। फतेहपुर के बाद प्रयागराज। प्रयागराज संगम होता है किसके साथ बच्चों? यमुना के साथ। यमुना नदी दाएं से आती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज के बाद मिर्जापुर बच्चों, और मिर्जापुर से होते हुए वाराणसी सारनाथ गंगा नदी पहुंचती है। फिर गाजीपुर के बाद छपरा, और छपरा के बाद पटना, और छपरा पटना के आसपास क्षेत्र में सोन नदी जाकर गंगा से दाएं से मिल जाती है। और फिर प्रश्न पूछता है कि गंगा में दाहिने दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर मिलने वाली नदी मुख्यतः कौन से? तो आप क्या आंसर देंगे बच्चों? सोन नदी। उसके बाद पटना के बाद हाजीपुर, और हाजीपुर के बाद भागलपुर, और भागलपुर के बाद गंगा नदी आगे बढ़ेगी तो फरक्का पहुंचेगी पश्चिम बंगाल। और जब पश्चिम बंगाल फरक्का पहुंचेगी तो फरक्का के पास एक नदी की धारा दक्षिण की तरफ टूटकर निकल आती है। किससे? गंगा से। गंगा से एक धारा दक्षिण की तरफ बच्चों, और इस धारा को कहेंगे कौन सी नदी बच्चों? हुगली नदी। अर्थात हुगली नदी कोई नदी नहीं है, इसका कहीं से उद्गम नहीं होता है, किंतु गंगा की एक धारा है। इसे क्या बोलेंगे हम? हुगली। एक प्रश्न फिर पूछता है कि वितरिका किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, जब किसी नदी से कोई धारा टूटे और वो धारा पुनः उस नदी में ना जाकर मिले, बल्कि वो किसी खाड़ या किसी सागर में अपने नाम से ही जाकर गिरे, बल्कि उस नदी से पुनः ना मिल सके, उस नदी को क्या बोलेंगे बच्चों? वितरिका। वितरिका। तो हुगली कैसी नदी बच्चों? वितरिका है। हुगली कैसी बच्चों? वितरिका है। आगे बढ़ेंगे।
जब पश्चिम बंगाल में पहुंची गंगा तो पुनः इसका नाम भागीरथी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? भागीरथी। इसलिए इतिहास में जब हम पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध का मैदान किस नदी किनारे, तो ये प्रश्न आयोग ने दे दिया है। क्या आंसर होगा बच्चों? भागीरथी नदी। प्लासी का मैदान या प्लासी का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? भागीरथी नदी किनारे। उसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ेगी और पहुंचेगी बांग्लादेश। ये कौन सा भाग बच्चों है बनाया गया? ये बांग्लादेश। जब गंगा भागीरथी नदी बांग्लादेश पहुंचती है तो इसे किस नाम से पुकारते हैं? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से असम से होते हुए आती हुई जब बांग्लादेश पहुंचती तो इसे किसके नाम से बच्चों पुकारते हैं? जमुना के नाम से। पद्मा और जमुना एक साथ मिल जाती है और मुख्य धारा आगे मेघना के नाम से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, और यहीं पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण होता है। किसका बच्चों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण होता है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के कहां से बच्चों? गोमुख से। कहां से? गोमुख से। आगे बढ़ेंगे, उत्तरकाशी जिले का नाम आता है तो इसके लिए एक बहुत प्रश्न मुख्यतः बनता है और बन सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तरकाशी जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, भारत में माचिस उद्योग के लिए, किस उद्योग के लिए बच्चों? माचिस उद्योग के लिए उत्तरकाशी जिला प्रसिद्ध है और जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे गंगा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी बच्चों कौन सी है? गंगा है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, अर्थात इसे हम कहेंगे 2525 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। किंतु फिर प्रश्न पूछेगा यह कितने राज्यों से होकर बहती है? तो आप कहेंगे सबसे पहले अगर राज्य की चर्चा किया जाए तो सबसे पहला राज्य बच्चों क्या होगा? उत्तराखंड राज्य से बहेगी। कौन सा राज्य से बच्चों? उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड के बाद कहां पहुंचेगी बच्चों? उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के बाद बच्चों कहां पहुंचेगी? बिहार पहुंचेगी नदी। कहां पहुंची बच्चों? बिहार। बिहार के बाद थोड़े से किलोमीटर में, बहुत थोड़े स्थान पे ये पहुंचेगी झारखंड से। कहां से बच्चों? झारखंड से होते हुए बहेगी। थोड़ा सा स्थान झारखंड में आता है। और पांचवा स्थान बच्चों कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य बच्चों? पश्चिम बंगाल। तो गंगा मुख्यतः या गंगा कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है बच्चों? 5 राज्यों से। सबसे पहला उत्तराखंड क्रम से, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और थोड़ा सा आपका झारखंड और फिर बच्चों कहां? पश्चिम बंगाल। फिर प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जामिनर बहुत महत्वपूर्ण कि गंगा किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? तो सीधा आपका आंसर होगा कहां? उत्तर प्रदेश। कहां बच्चों? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लगभग 1420 किलोमीटर, लगभग बच्चों कितना? 1420 किलोमीटर लंबी है। लगभग 1000 से अधिक, लगभग 1420 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किस राज्य में गंगा बहती है? तो आपका सीधा आंसर होगा बच्चों क्या? उत्तर प्रदेश। कितना किलोमीटर? लगभग 1400 किलोमीटर। ये प्रश्न आपके साथ बना। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा गंगा के विषय में, और तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा के विषय में, गंगा नदी का जल बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। इसमें कभी ये खराब नहीं होता, कभी इसमें कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है बच्चों, और इस वायरस को जीवाणु भोजी कहा जाता है। कौन सा वायरस बच्चों? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। कौन सा बच्चों? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस मतलब ये विषाणु है। गौर करिएगा बच्चों, बहुत छात्र इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि बैक्टीरियोफेज जीवाणु है कि विषाणु है। नाम बैक्टीरियोफेज जो है, किंतु ये क्या है बच्चों? विषाणु है। याद रखिएगा, इस बैक्टीरियोफेज को जीवाणु भोजी कहा जाता है। जीवाणु भोजी। क्यों? क्योंकि यह बैक्टीरियोफेज ही जीवाणुओं का भक्षण करता गंगा नदी में, क्योंकि जीवाणु इसके जल को प्रदूषित करने के लिए सहायक होते हैं, किंतु बैक्टीरियोफेज की अधिकता के कारण ही जीवाणुओं को खा लेता है। ये बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं को खा लेता है, जिससे जीवाणु अधिक नहीं हो पाते और गंगा का जल शुद्ध रहता है। आगे बढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज बच्चों क्या है? विषाणु है। किंतु कुछ हाल ही के वर्षों में गंगा लगातार प्रदूषित हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गंगा में गंगा का जल प्रदूषण क्यों हो रहा है? अगर उसमें बैक्टीरियोफेज है तो क्यों? क्योंकि
एक जीवाणु की अधिकता हो रही है जिसका नाम है कोलीफॉर्म। कौन से बच्चों, कौन सा जीवाणु? कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म नामक जीवाणु की अधिकता हो रही है। कोलीफॉर्म बच्चों क्या है? जीवाणु है। और इसी जीवाणु के कारण ही, इसकी अधिकता के कारण ही बैक्टीरियोफेज कम हो रहा है। अर्थात जब किसी की अधिकता हो, अगर कोलीफॉर्म अधिक होगा तो ये कम भक्षण कर पाएगा, इसकी संख्या बढ़ने पर इसका महत्व कम होता जाएगा और गंगा नदी लगातार प्रदूषित हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? प्रदूषित। तो प्रदूषित होने में कौन सहायक है बच्चों? तो हम क्या आंसर देंगे? कोलीफॉर्म नामक जीवाणु। कोलीफॉर्म नामक बच्चों क्या? जीवाणु। हम गंगा नदी के विषय में बात करते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि गंगा नदी का सर्वाधिक नाम या गंगा नदी के विषय में सबसे ज्यादा कहाँ उल्लेख किया गया है, तो आप एक सीधा आंसर देंगे जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक पुस्तक लिखी था जिसका नाम भारत एक खोज है। तो भारत एक खोज नामक पुस्तक में गंगा नदी के विषय में सर्वाधिक विवरण मिलता है, सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, किंतु इसको लिखने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बात करेंगे हम, गौर करिएगा गंगा नदी के विषय में। गंगा एक्शन प्लान, गंगा नदी की विशेषता के विषय में थोड़ा बात करें हम, तो हमारा शब्द सबसे पहले क्या होगा बच्चों? सबसे पहले हमारा शब्द होगा गंगा एक्शन प्लान के विषय में। किसके विषय में बच्चों? गंगा एक्शन प्लान के विषय में। इसको बोलेंगे हम GAP। इसको बोलेंगे गंगा एक्शन प्लान। GAP को गंगा एक्शन प्लान कहा जाएगा। और गंगा एक्शन प्लान के विषय में सबसे पहली बात कि गंगा एक्शन प्लान कौन लाए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो गंगा एक्शन प्लान को 1985 में लाया गया। इसकी घोषणा कब हुई? 1985 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के शासनकाल में राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान की घोषणा की गई। तो पहला प्रश्न कि राजीव गांधी के समय में ही, किसके समय में? राजीव गांधी के। कब? वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान की घोषणा की गई। तो घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। और इसको संचालन के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, गंगा एक्शन प्लान को सबसे अच्छा करने के लिए या इसको संचालित करने के लिए एक कमेटी की आवश्यकता पड़ी। उस कमेटी का गठन किया गया 1985 में ही। और 1985 में ही, वर्ष 1985 में ही एक कमेटी को गठित किया गया जिससे गंगा एक्शन प्लान को अच्छे से संचालित किया जा सके। और उस कमेटी का नाम था CGA। और CGA का फुल फॉर्म पूछेगा, पूरा नाम पूछेगा तो सेंट्रल, C से सेंट्रल, G से गंगा, A से अथॉरिटी। A से बच्चों क्या? अथॉरिटी। याद रखिएगा CGA का पूरा नाम सेंट्रल गंगा अथॉरिटी है। इसका गठन कब किया गया? 1985। क्यों किया गया? क्योंकि GAP को संचालित करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। पर गंगा एक्शन प्लान को कौन लेकर आए? इसकी घोषणा कौन की है 1985 में? तो राजीव गांधी। आगे बच्चों बात करेंगे हम गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया। पहला प्रश्न पूछता है गंगा एक्शन प्लान को कब प्रारंभ किया गया। इसे गंगा एक्शन प्लान को वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया। गंगा एक्शन प्लान को कब प्रारंभ किया गया? 1986 में। और 1986 में ही गंगा एक्शन प्लान में ही क्या किया गया? भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग का गठन किया गया या भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग को लाया गया और इस गठन किया गया। और इस गठन के द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग के गठन के बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग के द्वारा ही वर्ष 1986 में बच्चों
वर्ष 1986 में ही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग के द्वारा ही, जलमार्ग के गठन के द्वारा ही भारत में सबसे पहली बार गंगा नदी में 1986 में प्रयागराज से, कहां से बच्चों, प्रयागराज से फरक्का के बीच, प्रयागराज से कहां तक बच्चों, हल्दिया तक, प्रयागराज से बच्चों कहां तक, हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा, 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग बेटा बच्चों क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, इसे वाटर हाईवे फर्स्ट भी कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा, वर्ष 1986 में किसका गठन किया गया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का गठन किया गया, और इस जलमार्ग के द्वारा ही गंगा नदी में वाटर हाईवे फर्स्ट अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग एक को लॉन्च किया गया। और यह कहां से कहां जोड़ता है, प्रयागराज से बच्चों कहां तक, हल्दिया में, और कितना किलोमीटर, 1620। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, वाटर हाईवे फर्स्ट कौन है, तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच कितना किलोमीटर बच्चों, 1620 किलोमीटर। समय बीतता है और फरवरी 1991 ईस्वी में, फरवरी 1991 ईस्वी में बच्चों गंगा एक्शन प्लान 2 लाया जाता है, GAP2 लाया जाता है। तो गंगा एक्शन प्लान 2 लाया जाता है। तो पहला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया, 1985 में। गंगा एक्शन प्लान की घोषणा कब होती है, 1991 में, फरवरी 1991 में। और यह कब शुरू किया गया, वर्ष 1994 में। और गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत बच्चों कब हुई, 1994 में। इसके तहत गंगा की सहायक नदी गोमती, यमुना और दामोदर, गोमती, यमुना और दामोदर, और कौन बच्चों, दामोदर, गोमती, यमुना और दामोदर में नदियों को भी, गोमती, यमुना और दामोदर नदियों को भी गंगा एक्शन प्लान 2 के तहत जोड़ दिया गया। किसके तहत, गंगा एक्शन प्लान 2 के तहत। और गंगा एक्शन प्लान 2 को कब लॉन्च किया गया, कब इसका प्रारंभ किया गया, 1994 में। गंगा एक्शन प्लान की घोषणा कब की गई, फरवरी 1991 में। आगे बढ़ेंगे बच्चों। और समय के साथ, वक्त के साथ CGA का नाम बदल दिया गया, CGA का नाम बदल दिया गया। और CGA का पूरा नाम आप जानते हैं, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का। प्रश्न आएगा, कब इसका नाम बदला गया, CGA का नाम बदला गया 1995 में। कब बच्चों, 1995 में CGA का नाम बदल दिया गया। किसका नाम बच्चों, CGA का। आगे बढ़ेंगे। CGA का नाम बदला गया और 1995 में CGA को बदलकर, इसका नाम बदलकर कर दिया गया NRCA। क्या कर दिया गया बच्चों, NRCA कर दिया गया, NRCA कर दिया गया, NRCA अर्थात इसका पूरा नाम नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अर्थात राष्ट्रीय, NRCA का पूरा नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। कब, 1995 में। तो CGA का नाम बदला गया कब, 1995 में छात्रों। आगे बढ़ेंगे। समय के साथ गंगा नदी और उसकी सहायक यमुना को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष सन 2017 में इसे जीवित मानव का, जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न पूछता है कि जीवित नदी को कौन कौन सी हैं, तो आप आंसर बताएंगे, गंगा, उसकी सहायक नदी यमुना को। कब, वर्ष सन 2017 से। वर्ष सन 2000 अगर हम चर्चा करें तो 4 नवंबर सन 2008 को, 4 नवंबर बच्चों, 4 नवंबर सन 2008 को
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर सन 2008 को। तो 4 नवंबर सन 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दिसंबर सन 2014 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्रांस गंगा नदी परियोजना लॉन्च किया। ट्रांस गंगा नदी परियोजना वर्ष सन 2014 में। और बजट सन 2014 और 15 के तहत 2037 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कितना बच्चों? 2037 करोड़ रुपए व्यय किए गए। और इस व्यय के साथ भारत सरकार ने एक नए गंगा को बचाने के लिए नया स्कीम लेकर आए, जिसका नाम नमामि गंगे योजना या परियोजना कहा गया। तो नमामि गंगे परियोजना वर्ष 2015 में गंगा नदी के संरक्षण के लिए कितने पैसे के खर्च के साथ? 2037 करोड़ रुपए के साथ। और कहा गया कि आगामी 6 वर्षों में गंगा नदी को स्वच्छ नदी बनाया जाएगा, गंगा के प्रदूषण को खत्म किया जाएगा। किंतु समय के साथ आज भी हमारी गंगा वैसे ही है जैसे पहले गंदी थी। आगे बढ़ेंगे। किंतु वर्ष सन 2019 के अंतिम में भारत सरकार ने इस नमामि गंगे परियोजना को आगे बढ़ाते हुए गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए सन 2022 वर्ष घोषित किया कि वर्ष सन 2022 तक गंगा नदी को स्वच्छ कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। हम बात कर रहे थे गंगा नदी जब बांग्लादेश पहुंचेगी, पश्चिम बंगाल पहुंचेगी, तो यहीं पर डेल्टा का निर्माण शुरू होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर संसार का सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। फिर हम बात चर्चा करते हैं इस डेल्टा का सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किसके नाम से जानते हैं बच्चों? सुंदरवन डेल्टा के नाम से। क्यों? क्योंकि इसे इसलिए सुंदरवन डेल्टा कहा गया क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है। सुंदरवन डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता बच्चों? सुंदरी वृक्ष की। और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सुंदरवन डेल्टा रखा गया। आगे बढ़ेंगे। किंतु सुंदरी वृक्ष है कैसे, क्या है? तो सुंदरी वृक्ष एक मैंग्रोव वृक्ष है। कैसा वृक्ष बच्चों? मैंग्रोव वृक्ष। मैंग्रोव वृक्ष दलदली क्षेत्रों में होता है, दलदली भागों में होता है, अर्थात पीट मृदा में होता है। दलदली भाग बच्चों और कैसी मृदा? पीट मृदा में। अर्थात यह फिर आप प्रश्न आपके मन में आएगा कि यह वृक्ष रुक कैसे सकता है, दलदल में टिक कैसे सकता है? किंतु हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रकृति ने जितने भी सजीव जीवों को भेजा है, सबको जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता चुना जरूर है। चाहे कोई जीव मरुस्थल में आए, चाहे कोई जीव आप ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें, कोई जीव सहारा मरुस्थल में देखें, चाहे जिस जगह आप देखेंगे तो प्रकृति कुछ न कुछ तो गुण देकर भेजा ही है जिससे मानव सजीवों का अस्तित्व बना रह जाए। किंतु सबसे बुद्धिजीवी मानव जो सभी जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। शेष आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे। सुंदरी वृक्ष या मैंग्रोव वृक्ष कैसे टिका रह जाता है, इस पे बात करेंगे। और अगर प्रश्न पूछा है कि सुंदरी वृक्ष या मैंग्रोव वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सुंदरवन डेल्टा में। कहाँ है बच्चों? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल की तरफ। आगे बढ़ेंगे। दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्ष, दलदली क्षेत्रों में बच्चों मैंग्रोव वृक्ष ये ऐसे वृक्ष होता है और इसकी जड़ें दलदल से बाहर की तरफ निकली होती हैं, पुनः जड़ें दलदल की तरफ जाती हैं। ऐसे कई क्रम में इनकी जड़ें फैली होती हैं, दलदल से बाहर निकलकर पुनः दलदल में। अब कहेंगे सर इसका क्या महत्व है? इसलिए कि दलदल के काफ़ी अंदर मिट्टी से बाहर निकलती हैं, फिर मिट्टी में आती हैं, जिससे मिट्टी को जकड़ कर पकड़ी रहती हैं, उसी में बंधी सी रहती हैं। और उसके साथ साथ इनके तने से ऊपर सिरे से एक लता से फैली होती है, जड़नुमा होती है ये ऊपरी सतह से तने से, और ये भी इन जड़ों से जुड़ी होती हैं। अर्थात ये जड़ें मिलकर आपस में इस मैंग्रोव वृक्ष को अस्थायित्व प्रदान करती हैं। प्रकृति ने दिया है ऐसे इन वृक्षों को जीने के लिए, कला बचे रहने के लिए। किंतु हाल ही के कुछ वर्षों में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में चक्रवातों की बारंबारता के कारण मैंग्रोव वृक्ष का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। उसके बाद आपसे अगर प्रश्न पूछता है बच्चों कि इन वृक्षों का महत्व क्या है, इन वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष होंगे, तो मैंग्रोव वन के तहत सुंदरी वृक्ष होंगे, फोनिक्स वृक्ष होंगे बच्चों। कैसे वृक्ष बच्चों? फोनिक्स।
और इन वृक्षों का महत्व क्या है? और इन वृक्षों का महत्व है रंगरोधन और प्राकृतिक रंग बनाने में, और इनको रंगरोधन के रूप में काम करते हैं। चमड़ों की सफाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता है रंगरोधन बनाकर। शेष आगे बच्चों। फिर प्रश्न पूछेगा कि भारत में मैंग्रोव वन कहाँ सबसे ज्यादा है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम पश्चिम बंगाल से बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगर इसे हम प्रायद्वीपीय भारत मान लें, क्या मान लें बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत इसे अगर मान लिया जाए तो पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा आएगा। ये कौन सा स्थान बच्चों होगा? उड़ीसा होगा। उसके बाद सर्वाधिक वृक्ष मैंग्रोव कहाँ होंगे? उड़ीसा में होंगे। उड़ीसा के बाद बात किया जाए तो महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र बच्चों, कहाँ? डेल्टा वाले क्षेत्रों में भी मैंग्रोव वृक्ष पाए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन समुद्र तटीय किनारे किनारे थोड़े थोड़े जगहों पे मैंग्रोव वृक्ष पाए जाएंगे। किंतु अगर सबसे ज्यादा फिर पूछा है कि पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, तो भारत के पश्चिमी भाग या पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट की तरफ सर्वाधिक मैंग्रोव वृक्ष गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाएंगे। कच्छ के रण में बच्चों, कच्छ के रण में, ये भी दलदली क्षेत्र है, हम लोग इसको जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कच्छ के रण में एक ऊंट पाया जाता है जिसे खराई ऊंट कहते हैं, और संभवतः यही एक ऐसा ऊंट है जो महासागरों समुद्रों में 2-2, 3-3 किलोमीटर तैरता है। तो तैरने वाला ऊंट कौन सा है बच्चों? खराई ऊंट। कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। किंतु ये तैरता है क्यों? ये प्रश्न उठता है। तैरता इसलिए है क्योंकि खराई ऊंट मैंग्रोव वनस्पतियों की ही पत्तियों को खाता है और उसको खाने के लिए तैरता है। धन्यवाद बच्चों।